नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जो भी मेरे साथी या मेरे भाई बहन यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम लोग क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं और ये क्रिया की चौथी क्लास है। आज आपका जो क्रिया है ये समाप्त हो जाएगा और इसके बाद में हम लोग क्रिया विशेषण का एक नया अध्याय शुरू करेंगे। तो जो भी साथी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास में जुड़ते ही आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको समय के अनुसार मिलता रहे। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी के लिए फेसबुक पेज भी बना दिया गया है और इंस्टाग्राम पेज भी बना दिया गया है, तो आप चाहे तो यहाँ से भी जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आपको यहाँ पे भी आपको जो भी जानकारियाँ होगी वो मिलती रहेंगी। ठीक, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपकी परेशानी दूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम लोग क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। और अभी तक हम लोगों ने क्रिया के बारे में बात किया है कि क्रिया होती क्या है, क्रिया का निर्माण कैसे हुआ है और क्रिया में जो मूल धातु है, क्रिया जो है वो मूल धातु है। ठीक, क्रिया जो है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। तो धातु के बारे में हमने बात किया। धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु, यौगिक धातु। इन सभी बातों पे हमने विस्तार से अध्ययन किया है। और उसके बाद हम लोगों ने क्रिया के भेद के बारे में भी बात किया था और मैंने आपको बताया था कि निर्माण के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, मूल क्रिया जिसे मूल धातु भी कहते हैं और यौगिक क्रिया। इन दोनों के बारे में हमने बात किया है। रचना या क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सक्रामक आक्रामक क्रिया। इसे भी हमने समझा है कि सक्रामक क्या होता है, आक्रामक क्या होता है, सक्रामक क्रिया की और आक्रामक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। इन सभी को मैं आपको पूरी डिटेल में, पूरी बेसिक से मैंने आपको बता दिया है। और कल की क्लास में हमने संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद, संयुक्त क्रिया, परिणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया, इन पांचों के बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में बात किया था। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि क्रिया के जो प्रयोग के आधार पर 3 भेद है, यानी सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया, ये क्या होती है। और इसके अलावा क्रिया के जो अन्य भेद हैं जैसे क्रियार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, विधि क्रिया और तात्कालिक क्रिया, साथ ही हम लोग इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही शानदार क्लास है आप सभी के लिए। तो आप इस क्लास में बने रहिए और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि प्रयोग के आधार पे क्रिया के 3 भेद, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया के बारे में। तो दोस्तों, आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं, जिसमें संरचना के आधार पर 5 होते हैं और प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं। तो हम लोगों ने संरचना के आधार पे यानी संयुक्त क्रिया के बारे में बात कर लिया था, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात कर लिया था, नाम धातु क्रिया के बारे में बात कर लिया था, पूर्वकालिक क्रिया को हमने पढ़ा था, इसको समझा था, और कृदंत क्रिया क्या होती ये भी हमने पढ़ लिया था और इसको समझ लिया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रयोग के आधार पर 3 क्रिया है, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सामान्य क्रिया के बारे में। सामान्य क्रिया क्या होती है? ठीक है, तो आप लोग बस क्लास में बनते रहिए और
सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। बने रहिए आप क्लास में और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। देखिए, सामान्य क्रिया जो होती है इसमें होता क्या है कि जब एक कर्ता पद और एक क्रियापद आए तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया का मतलब एकदम सामान्य, मतलब ऐसी क्रिया जब वाक्य में केवल एक क्रिया आए और उसके बाद में वाक्य में केवल एक कर्ता आए। तो जब एक कर्ता आएगा और एक क्रिया आएगा तो उसे हम लोग सामान्य क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो सामान्य क्रिया की पहचान क्या है कि उसमें कर्ता एक होगा, क्रिया एक होगी। जैसे राधा गाई, राधा गाई ये क्या है, कर्ता है, गाई एक क्रिया है, यानी कर्ता केवल एक है और क्रिया भी केवल एक है। तो इस प्रकार की क्रिया को सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे मोहन चलता है, मोहन चलता है, मोहन क्या है, एक कर्ता है और चलता क्या है, क्रिया है। तो मोहन चलता है ये भी आपका कौन सा क्रिया हो जाएगा, सामान्य क्रिया हो जाएगा। एकदम सामान्य चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, है ना। सभी जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो एकदम सामान्य घटनाएं घटित हो रही। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये भी एक सामान्य क्रिया, क्योंकि मोहन करता है और पुस्तक यहाँ पे क्रम है और पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया होगी, सामान्य क्रिया हो गई, ठीक है। उसके बाद में अगला है आपका सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ आती है तथा वाक्य को पूर्ण अथवा स्पष्ट करती है, उसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया का सीधा सा अर्थ समझ जाइए आप लोग, ऐसा क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, या ऐसी क्रिया जो वाक्य को पूर्ण करती है, वाक्य को पूर्णतः बनाती है ना, उस क्रिया को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, राम जाता है, अगर मैं आपसे कहूँ राम जाता, राम जाता, तो आप वाक्य को समझ नहीं पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, है ना। लेकिन मैंने बोला कि राम जाता है, ये ना, है ना, इससे मतलब आप समझ पा रहे हैं कि राम जाता है मतलब कोई लड़का होगा, उसका नाम राम है और वो जा रहा है। आप समझ गए वाक्य को। तो ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ में आती है और वाक्य को पूर्ण अथवा स्पष्ट बनाती है, ऐसी क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी क्रिया जो वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करती है मुख्य क्रिया की। जैसे राम जाता है, राम जाता है मतलब कोई लड़का है जिसका नाम राम है और वो जा रहा है, वो जाने का कार्य कर रहा है, ठीक। वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे मतलब कहीं पे बहुत सारे व्यक्ति बैठे होंगे, कोई भी होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, वो हंसने का कार्य कर रहे थे। तो राम जाता है, वे हंस रहे थे, ये क्रिया जो है ये आपकी सहायक क्रिया है। अब सहायक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे, ये आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो सिंपल है, कुछ कठिन नहीं है इतना। आप बस इतना याद रखिएगा कि जब भी आपको वाक्य के अंत में है, था, थे, थी, गा, गे, गी आदि आते हैं, मतलब जब भी आपके सामने वाक्य आए और वाक्य के अंत में है, था, थे, थी, गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, तो वो क्रिया जो होगी वो सहायक क्रिया होगी। तो क्या होगी, वो सहायक क्रिया होती है, ठीक है। राम जाता है, राम एक कर्ता है, जाता है आपका मुख्य क्रिया है, जाता जो है ये मुख्य क्रिया है और ये जो है यही आपका सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, हंस रहे थे, है ना। तो ये जो थे है यही आपका क्या है, मुख्य सहायक क्रिया है। जो थे है ये आपका सहायक क्रिया है, ठीक है। तो आगे आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सजातीय क्रिया के बारे में। सजातीय क्रिया क्या होता है, सबसे पहले आप सजातीय का मतलब समझिए। सजातीय का मतलब होता है समान जाति का। समान जाति मतलब ऐसा जाति मतलब जो समान हो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि समान हो, है ना। तो सजातीय क्रिया, अब क्रिया क्या होगा, सजातीय क्रिया क्या होगा। सजातीय क्रिया का मतलब हो गया कि जब क्रिया और क्रम एक जैसे दिखाई पड़े, मतलब क्रिया और क्रम जब एक जैसे दिखाई पड़े तो उसे हम लोग सजातीय क्रिया कहते हैं। मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्रिया कौन सी है और क्रम कौन सा है। इस प्रकार के वाक्य में
जब आपको क्रिया और क्रम एक जैसे दिखाई पड़े तो समझ जाइए कि वहाँ पे आपके सजातीय क्रिया होगा। कैसे? जैसे उदाहरण से समझिए आप, अर्जुन ने महाभारत में बहुत सी लड़ाई लड़ी। अर्जुन ने महाभारत में बहुत सी लड़ाई लड़ी। अब यहाँ पे देखिए, लड़ाई और लड़ी ये दोनों समान हैं, है ना। लड़ाई और लड़ी ये दोनों समान हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों जो है ये क्रिया हैं, है ना, तो ये एक जैसे दिख रहे हैं आपको। तो जब आपको क्रिया और क्रम एक जैसे दिखाई पड़े तो वहाँ पे सजातीय क्रिया होगा। ठीक है, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रिया के जो अन्य भेद हैं उनके बारे में बात करते हैं। क्रिया के अन्य भेद में पहला है क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होता है इसको समझते हैं। क्रियार्थक क्रिया, जब कर्ता के स्थान पर क्रिया का प्रयोग कर दिया जाए तो उसे क्रिया को ही क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता के स्थान पर स्वयं क्रिया आ जाए तो उस क्रिया को हम क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। मतलब ये समझ जाइए आप कि वाक्य में जो कर्ता होता है उस कर्ता के स्थान पे क्रिया आ जाए, यानी क्रिया कर्ता का कार्य करने लग जाए तो उस क्रिया को हम लोग क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मरना देश के लिए गौरव की बात है। मरना देश के लिए गौरव की बात है। मरना क्या है? एक क्रिया है और ये किस स्थान पे आया है? कर्ता के स्थान पे आया है। तो मरना जो होगा ये आपका क्रियार्थक क्रिया होगा क्योंकि ये कर्ता के स्थान पे आया है ना। मरना जो है ये कर्ता के स्थान पे आएगा। आप जानते हैं कि वाक्य क्या होता है? वाक्य की जो संरचना होती है वो कर्ता धन कर्म धन क्रिया होता है, यही होता है। अब इस वाक्य को देखिए आप, मरना देश के लिए गौरव की बात है। यहाँ पे सबसे पहले आ गया क्रिया। सबसे पहले क्या आ गया? क्रिया। ठीक, तो जब कर्ता के स्थान पे क्रिया आ जाए और वो कर्ता का कार्य करने लग जाए तो उस क्रिया को हम लोग क्रियार्थक क्रिया कहेंगे। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना एक क्रिया है। टहलना क्या है? एक क्रिया है और ये कर्ता के स्थान पे आया है, तो इस प्रकार की क्रिया को क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। अगला है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, अब ये क्या होती है? चलिए इसको समझते हैं। देखिए भाई, क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी लोग। जल्दी से आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों को जोड़ दीजिए। मज़ा नहीं आता है, एक दो लोग आप लोग क्लास में बैठे रहते हैं और मज़ा ही नहीं आता है। कम से कम 100-200 लोग तो जुड़िए क्लास में। शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को, आप सभी लोग शेयर करिए, उसके बाद मैं आपको अनुकरणात्मक क्रिया बताऊंगा। शेयर कर दीजिए। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं अनुकरणात्मक क्रिया के बारे में। ठीक है, जो क्रिया रूप ऐसी धातुओं से बनते हैं, यानी ऐसी क्रिया जो ऐसी धातुओं से बनते हैं जो ध्वनियों के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर बनती है। मतलब सीधा सा मतलब यही है कि अनुकरणात्मक क्रिया जो होती है वो ध्वनियों से बनती है। जो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि होती है उस ध्वनि से बनती है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, सर सर सरसराना। सरसर एक ध्वनि है और इससे क्रिया क्या बनी? सरसराना, है ना। जैसे आपने कविता पढ़ी होगी, सरसर सरसर उड़ी पतंग, तो सरसर सरसर क्या है भाई? पतंग जब उड़ती है तो सरसर सरसर की ध्वनि आती है, तो सरसर से क्या बन गया? सरसराना। सरसराना एक क्रिया हो गया। इसी प्रकार से भिन्न 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 भिनाना। मक्खियाँ भिन भिनाती हैं ना, तो देखते होंगे आप, जब वो भिन भिनाती है तो उनके आवाज़ आता है वहाँ से, है ना। भिन 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 की ऐसी आवाज़ आती है, तो भिन भिन से क्या हो गया? भिन भिनाना, और भिन भिनाना एक क्रिया हो गया। टन 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 टनाना। टन 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 टनाना, ये भी एक क्रिया हो गई। तो जब ध्वनियों के अनुकरण पर या पूर्व ध्वनि के अनुकरण पर ऐसी धातुओं का रूप बनता है उसे हम लोग कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। सीधा सा मतलब ध्वनि से होता है। इसमें जितने भी प्रकार की ध्वनि है
है ना, जैसे भौं भौं भौंकना, है ना, काँव काँव कौवा वाला हो गया, ये सभी आपके अनुकरणात्मक क्रिया है। ठीक, आ गया समझ में? चलिए, अब आपके दो क्रिया और बचते हैं। इसमें आपका एक तो है विधि क्रिया। ठीक, विधि क्रिया क्या होती है? तो जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। विधि क्रिया का मतलब आर्डर देना। आप किसी को आर्डर दे रहे हैं, ऐसा वाक्य जिसमें किसी के ऊपर आज्ञा का बोध होता है या उपदेश का बोध हो या आदेश का बोध हो वाक्य में, तो उसमें जो क्रिया है वो विधि क्रिया होगी। जैसे एक उदाहरण से समझिए, आप सब अब घर जाओ, आप सब अब घर जाओ, यानी यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, आप सब घर जाओ। ठीक, जाने को कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आदेश के थ्रू कहा जा रहा है ना, यहाँ पे आदेश के द्वारा कहा जा रहा है कि आप सब घर जाओ। तो यहाँ पे आदेश की बोध हो रहा है, यानी किसी के आज्ञा का बोध हो रहा, आज्ञा दे रहे हैं हम लोग कि आप सब जाओ घर। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? विधि क्रिया हो जाएगी, है ना। अगला उदाहरण है कि तुम वहीं रुक जाओ, यानी किसी को कहा जा रहा कि तुम वहीं रुक जाओ, आज्ञा दिया जा रहा कि तुम रुको वहीं पे। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? विधि क्रिया हो जाएगी। तो जब क्रिया, जिस क्रिया से किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो, जब किसी क्रिया से, है ना, जब क्रिया से किसी भी प्रकार की आज्ञा का बोध हो, आदेश का बोध हो, तो उसे हम लोग विधि क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी क्रिया जिसका नाम है तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया क्या होती है? ठीक है, यह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही होती है। पूर्वकालिक क्रिया मैंने आपको पढ़ाया था, याद नहीं है तो जरूर जाइए और क्लास को देख लीजिए। पूर्वकालिक क्रिया में मैंने आपको बताया था कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता एक कार्य पूर्ण कर लेता है और उसके बाद में दूसरा कार्य शुरू कर देता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें जो पहला कार्य होता है वो समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यह क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें मुख्य क्रिया से पहले, इसमें पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही मुख्य क्रिया से पहले खत्म हो जाती है। तत्कालिक क्रिया जो होती है ये मुख्य क्रिया से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में कुछ अंतर होता है। इसमें और मुख्य क्रिया में किसका अंतर होता है? समय का अंतर ना होकर के क्रम का अंतर होता है। इसमें और मुख्य क्रिया में, तत्कालिक क्रिया और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर के क्रम का अंतर होता है, उसे हम लोग तत्कालिक क्रिया कहते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि इस प्रकार की क्रिया जो होती है वो पूर्वकालिक क्रिया की तरह होती है ना, लेकिन इसमें होता क्या है कि मुख्य क्रिया से पहले, इसमें मुख्य क्रिया से पहले खत्म हो जाती है। यह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही मुख्य क्रिया से पहले खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में केवल इतना अंतर होता है कि इसमें समय का अंतर नहीं, इसमें केवल क्रम का अंतर होता है, और इसलिए इसे हम लोग तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आते ही सो गया, मतलब वो आया और वो सो गया तुरंत। तत्कालिक का एक अर्थ आप और निकाल सकते हैं कि तत्काल, तुरंत, अर्जेंट, है ना, तत्काल जो कार्य तुरंत हो उसे हम लोग तत्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे तत्कालिक क्रिया मतलब वह आते ही सो गया, मतलब वो आया और वो सो गया, तो जैसे आया और उसके बाद में सो गया, तुरंत कार्य किया उसने सोने का, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहेंगे? तत्कालिक क्रिया कहेंगे। जैसे शेर देखते ही बेहोश हो गया, भाई आप अगर मान लीजिए जंगल में जाएं या कहीं रास्ते पे ही जा रहे हैं, सुनसान रास्ते पे, और आपके सामने शेर आ जाए तो आपकी हालत कैसे होगी? आप तुरंत बेहोश हो जाएंगे, है ना। तो शेर को देखते ही बेहोश हो गया, मतलब शेर को देखा नहीं कि बेहोश हो गया, तुरंत बेहोश हो गया, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? इस प्रकार की क्रिया को तत्कालिक क्रिया कहेंगे। मतलब जो कार्य तत्काल हो, तुरंत हो, उसी प्रकार की क्रिया को हम लोग तत्कालिक क्रिया कहते हैं, है ना। तो ये सभी क्रिया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आपका जो क्रिया है वो समाप्त हो गया। आप लोग कह रहे होंगे कि गुरुजी कितने क्रिया बता रहे हैं ना, तो इसके अलावा भी कई क्रिया होती हैं, लेकिन हम लोग मुख्य क्रिया को ही पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में इतना नहीं है। फिर भी मैंने आपको 2-4 एक्स्ट्रा बता दिया। बाय द वे अगर कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप कहेंगे कि गुरुजी तो बताए नहीं, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो इसलिए मैंने आपको जो मुख्य क्रिया है मैंने आपको सारी क्रिया बता दिए। ठीक है, तो आज हम लोग सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया
और क्रियार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, विधि क्रिया, तात्कालिक क्रिया के बारे में बात किया। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी साथी को कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपकी परेशानी को, आपके डाउट को, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहा है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और आपका जो ये क्रिया नाम का चैप्टर था ये पूर्णतः समाप्त हो चुका है। और अब हम लोग बात करेंगे क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी अगला अध्याय जो हमारा होगा वो क्रिया विशेषण का होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जितना जरूरी हो और जितना ज़्यादा हो उतना पढ़ने में व्यस्त रहें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में नए अध्याय के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।